तो भैया एक वीडियो देख रहा था, तो एक पाकिस्तानी व्यक्ति से पूछा कि देखो भारत ना चांद पे पहुंच गया, उनका मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। तो एक आदमी ने बोला हाँ, वो चांद पे तो क्या हुआ, जन्नत तो पहले हम ही जाएंगे। एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। मतलब इन आदमियों को मरने का बड़ा शौक है। खैर जो भी है, हंसी मजाक एक तरफ, भाई साहब इंडिया ने झंडे गाड़ दिया और जहां कोई ना जा सका हमारे चांद के साउथ जोन में, वहां पर इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री बना जो पहुंच गया। आपको पता है वो जोन इतना ज़्यादा अनरीडेबल था, उसके बारे में ठीक से किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इतना कोल्ड है, इतना ठंडा है कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाते हैं, टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है, बैटरी फट जाती है। इंडिया ने वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कर दिया अपना चंद्रयान 3। तो इससे पता चल रहा है कि इंडिया का इंटेलेक्ट और उसकी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा फिरकी भी लिया जाए, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कभी ये बोला था कि यार गाय भैंस चराने वाले स्पेस क्लब में शामिल होंगे। बड़ा मज़े ले रहा था ना बेटे, तुम भी नहीं पहुंच पाए, ये देसी लोग पहुंच गए। ये गाय भैंस भी चराएंगे, गैया का दूध भी पिएंगे, भगवान की सेवा भी करेंगे, टेक्नोलॉजी में टॉप भी करेंगे। और ये कौन था, वो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर बोल रहे थे, जब आता नहीं है तो करते क्यों हैं। हाँ अच्छा, आपने क्या कर लिया, भुखमरी से मरने वाली कंट्री जिनको लग रहा है जन्नत जाना ही सब कुछ है, बाकी सब तो बेकार है, वो मज़े ले रही है। तो मैंने आज की वीडियो में ये सोचा कि क्यों ना बात किया जाए चंद्रयान 1, 2, 3 का पर्पस क्या था। मतलब चंद्रयान जब 1 आया, जब लॉन्च किया, तो उसका काम क्या था, क्यों भेजा गया था, किस पर्पस के लिए भेजा गया था चंद्रमा पे, फिर 2 का क्या पर्पस था और 3 का क्या पर्पस था। और तो और जो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चांद पे चले गए, अब क्या, इससे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है, भाई क्या कर लोगे, है चांद पे जाके रहना है क्या, 200-300 साल बाद कभी शायद ही हम चांद पे रहने लायक बने, तब तक हमें क्या फ़ायदा। तो हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बस आप थोड़ा सा जश्न है चंद्रयान के बारे में, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लो, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो, ठीक है। तो दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और कुछ ही दिनों में 1 नवंबर के आसपास वो चंद्रमा के ऑर्बिट में यानी कक्ष में पहुंच जाता है सक्सेसफुली। वहाँ भी कोई ग्लिच या कोई टेक्नोलॉजी एरर नहीं आता। इसका बेसिकली पर्पस ये था कि उसके ऑर्बिट से यानी थोड़ा डिस्टेंस से चंद्रमा की सतह को एनालाइज करना, और मेन पर्पस था वाटर और मून, कि भाई चंद्रमा पे पानी की क्या पॉसिबिलिटीज़ है या है, इसको ठीक से एनालाइज करना। इस प्रोजेक्ट में इसरो ने भी एक्चुअली इंडिया को मदद की थी। उन्होंने मिनी SAR और M3 जैसी टेक्नोलॉजी उपकरणों को इंडिया को दिया, जिससे इंडिया को हेल्प मिली चांद में वाटर की स्टडी करने में। एक तरीके से बताया जाता है कि 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से कनेक्शन टूट गया था, बट उससे पहले ही उसने सारा डाटा जो पर्पस के लिए वो भेजा गया था वो अच्छे से इसरो तक, अपने साइंटिस्ट तक पहुंचा दिया था। तो जो पर्पस था इस सैटेलाइट का, इस मिशन का, चंद्रयान 1 का, वो सक्सेसफुली पूरा हो गया था। तो फर्स्ट चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना, उसका बजट भी सुनोगे तो आपको लगेगा क्या बात कर रहे हो, आजकल इतने बजट में तो बड़ी बड़ी फिल्में बन जाती है इंडिया में। तो 386 करोड़ का इस मिशन का बजट था, जो कि चांद तक पहुँच गया। और यहाँ पर 300 करोड़ में इंडिया की मूवीज़ हक देती है। सलमान खान अच्छी फिल्म बना। चंद्रयान 2 को सबसे पहले बताऊंगा, ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली हर कंट्री, जो भी 4 कंट्रीज हैं जो चांद तक आज तक पहुंची है, सब लोग ताकत लगा रहे थे, क्योंकि ये साउथ जोन में जाने वाला था, साउथ पोल में जाने वाला था, जहाँ पर कभी कोई नहीं पहुँचा। चंद्रयान जो 2 था, इसका बजट सुनोगे ना तो आप कहोगे क्या बात कर रहा है। अवेंजर जो 1 थी ना, उसका बजट था 2443 करोड़ रुपए, और मिशन चंद्रयान 2 का बजट था 900 करोड़ रुपए। मतलब इस मूवी के आधे से भी कम था, और फिर भी चांद तक जाने का दम था, शायरी बन गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था इसरो के लिए भी, इसरो की ताकत दिखाने के लिए भी। इसमें 3 चीज़ों को भेजा जाना था चांद पे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो गया, और जो लैंडर और रोवर था समहाउ उनसे सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से कनेक्शन टूट गया और बाद में वो क्रैश कर गए, ऐसा बताया जाता है। पर्पस इसका ये था कि देखो, इससे जो पार्ट चंद्रयान 1 था उसका था कि ऑर्बिट से उसके एक डिस्टेंस से उसके सतह को, चांद को एनालाइज करना और वाटर की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्टेंस से एनालाइज करना। 2 था कि चंद्रमा पे जाना, उसके ऊपर लैंड करना और करीब से उसको स्टडी करना,
चांद की सतह कैसे काम कर रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे क्योंकि वो एक बहुत ही ठंडा एरिया है तो वहाँ पे ये भी एनालाइज करना कि वाटर या बर्फ़ किस तरीके की है, वहाँ पे क्या खनिज आदि पदार्थ पाए जाते हैं, वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो करना, और चंद्रयान का जो चंद्रमंडल है उसको ठीक से स्टडी करना। तो इस तरीके का एक तरीके से करीब से डाटा को एनालाइज करना ये काम था। बट समहाउ मैं ये कहूँगा वो फेलियर नहीं था, बिकॉज ऑर्बिटर तो पहुँच ही चुका था और अब हमको फोकस ये करना था कि जो लैंडर और जो रोवर नहीं पहुँच पाए हमें दोबारा से उसको भेजना था क्योंकि वो क्रैश कर गए। तो चंद्रयान जो 3 बताया जाता है वो 2 का कंटिन्यूएशन है कि हाँ भाई ये जो काम इतना % रह गया था उसको पूरा करना है। तो बहुत सक्सेसफुली हमने काम तो पार्ट 2 में कर दिया था चंद्रयान 2 में, बट जो चीज़ें गड़बड़ रही हमें उसको सॉल्व करना था। तो इस बार ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया बिकॉज वो ऑलरेडी चंद्रमा पे है। इस बार हमने क्या भेजा, इस बार रोवर और लैंडर को भेजा, जिस वजह से थोड़ा बजट कम हो गया और वेट कम हो गया और हमने फ्यूल को भी ज़्यादा भरा। तो हमारे एक तरीके से पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम पहुँचे, और वही हुआ। तो इसरो के साइंटिस्ट थे, दे आर जीनियस, नो डाउट, विद ऑल डू रिस्पेक्ट, दे आर ग्रेट। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, पर दे आर द बेस्ट। तो उन्होंने वो कर दिखाया और 600 करोड़ के बजट में, इतने में आदि पुरुष ने हक दिया था और इसरो ने झंडा गाड़ दिया। इसका भी पर्पस एक तरीके से चंद्रयान 2 की तरह ही है। जो मिशन चंद्रयान 2 को करना था इसको भी वही करना है, उसकी सतह को एनालाइज करना है, वहाँ पे क्या खनिज आदि पदार्थ हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट का क्या माहौल रहता है और चंद्रमंडल किस तरीके से वहाँ पे कैसे काम कर रहा है और फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है लाइफ की, वाटर की, हमें वो भी हेल्प करें। बट अब आप लोग कुछ कहेंगे, ठीक है भाई, सपोज कीजिए अब ये हो गया, अब क्या हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, देश को कैसे प्रॉफिट होने वाला है। साइड बाय साइड सपोज कीजिए जीवन है वहाँ पे, तो कौन सा मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, हज़ारों साल या कम से कम 500-400 साल लग जाएंगे वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल बिल्डअप करने में, तो इतना खुश क्या हो रहे हैं। वेल, इसको मैं इस तरीके से नहीं देखता। मेरा ऐसा मानना है कि, और जो सही मानना भी है कि देखो, पूरी दुनिया इस वक्त ना स्पेस क्लब में ज्वाइन करना चाहती है। मतलब हर दशक में, हर कुछ सालों में एक दौर आता है। कभी कारों का दौर आया था, फिर टेक्नोलॉजी, फिर साइंस, मोबाइल का, गैजेट्स का दौर आया, इंटरनेट का दौर आया, एक दौर आता है और हर दौर में हर कंट्री चाहती है कि वो लीड करे। तो कहीं ना कहीं अभी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो स्पेस की है, इसलिए बड़ी बड़ी कंट्रीज पूरा ताकत लगा रही है। तो इफ़ इंडिया उसमें बेस्ट बनती है तो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि और इजी करता हूँ, कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि 104 सैटेलाइट को एक ही दिन में उसने स्पेस में पहुँचाया और लॉन्च किया। तो ऐसा नहीं था कि 104 की 4 सिर्फ इंडिया की सैटेलाइट थी, नहीं, काफ़ी सारी कंट्री ने अपनी सैटेलाइट्स को इंडिया को बेचा था, इंडिया को दिया था और बोला था कि आपके पास रॉकेट्स है, टेक्नोलॉजी है जो कि स्पेस में जा सकते हैं, तो आप हमारी सैटेलाइट को स्पेस में पहुँचाइए एंड वी विल पे फॉर यू। तो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी है और दूसरी कंट्रीज़ हमें पे कर रही है उनके सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इंडिया को दिया था, इंडिया के इसरो को मिला था। तो एक तरीके से समझ लो ग्लोबल स्पेस वाला ओला कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो हमारी कैब को, हमारी गाड़ियों को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसरो का एक प्रोजेक्ट है, एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसमें वो कमर्शियल काम करती है। जैसे उसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये इसरो का एक तरीके से कमर्शियल आर्म है जिसमें वो टेक्नोलॉजी, सर्विस, डाटा आदि जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करती है, सेल करती है और उससे प्रॉफिट जनरेट करती है। ये भी एक तरीके से पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, बट एक तरीके से प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो इसने 2011 से लेके अगस्त 2016 तक 896 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो सोचो अभी स्पेस जो क्लब है ये एक बढ़ता हुआ क्लब है, बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है। अभी तो बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने किया भी नहीं है। सोचो तब जाके इंडिया ने इतने कम टाइम में 896 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो मिशन चंद्रयान 3 एक तरीके से हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई, इंडियन टेक्नोलॉजी इतनी स्टैंडर्ड रखती है, पावरफुल है कि वो उस जोन में भी काम कर रही है। तो ग्लोबली एक तरीके से इम्प्रेशन पड़ता है कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है स्पेस के मामले में वो इंडियंस हैं। तो हमें उनको प्रोजेक्ट्स देना चाहता, तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट आएंगे और हमें पैसा मिलेगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट करेगी। तो एक इस तरीके से मैं देखता हूँ। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज़ ऑल्सो सोज
इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री का इंटेलेक्ट कहीं ना कहीं वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रही है, उसके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में एक इम्प्रेशन पड़ेगा कि ये जो गाय भैंस चलाने वाले लोग हैं ना, दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट और आपसे बेटर टेक्नोलॉजी बनाते हैं। तो कंट्री का इंटेलेक्ट भी शो करता है कि कितना एडवांस है। तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। बहुत बहुत बड़ी बात है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने भारत माता का जो नाम रोशन किया है। आई एम सो प्राउड। ऑफ कोर्स हमारे स्पोर्ट्समैन भी करते हैं और अदर इंडस्ट्रीज भी करती हैं, जो मैं किसी को नीचा नहीं कह रहा, बट फिलहाल अभी इसरो वाली बात हो रही है तो खुशी भी है, तो क्या करें साहब। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में भारत माता की जय कर दो एक बार, और इसरो के प्रोजेक्ट से आप कितने खुश हैं ये भी बताना। और इस चैनल की वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और फ्यूचर में और भी देखना चाहते हैं मुझे, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, हफ्ते हफ्ते में आते रहिए कभी चैनल पे, देखिए कि अगला वीडियो क्या है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।